छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं के एएमयू बोर्ड के उन छात्रों से हम रूबरू हैं जो एलिमेंट्री हिंदी के साथ तैयारी कर रहे हैं और उसकी जो पुस्तक है वो है भारती। तो भारती पुस्तक का एक पार्ट है डांडी कूच। तो इस डांडी कूच को हम आज उसका अध्ययन करते हैं। दंडकुश जो ये संग्रह है, ये दूसरा पार्ट है और हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को का भाषण की कला से परिचित हो चुके हैं। पहले पार्ट में नेहरू जी एक प्रभावशाली वक्ता ही नहीं थे बल्कि कुशल लेखक भी थे और इस पार्ट में उन्होंने उसका एक बड़ा ही दिलचस्प एक किस्सा है, उसको अपने कलम से लिखा है, यहाँ पर पेश किया है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम कहते हैं, लाकर दांडी के समुद्र तट पर, यानी कि दांडी जो यात्रा की थी, दांडी नामक जगह की, वो समुद्र का एक किनारा था, वहां पर जाकर नमक का कानून तोड़ा था। यानी कि नमक बनाने की जो इजाजत नहीं थी भारतीयों को, वो उन्होंने वहां बनाया था। और नमक जैसे बताया कि समुद्र किनारे भी बनाया जाता है, समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा करके बाहरी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रतिकूल उसके बिल्कुल अपोजिट प्रतिकूल होने पर भी, यहाँ तक कि झगड़े और हिंसा के समय भी उसका अवश्य प्रयोग होना चाहिए। यानी कि अहिंसा को आप बड़ी खराब हालातों में भी उसका इस्तेमाल करने की, इसके गांधी जी का बारे में कहा गया है कि गांधी जी की जो तरीका था आज़ाद कराने का मुल्क को, और जो उनका अंग्रेजों से मुकाबला करने का जो उनका स्टाइल था, जो उनकी शैली थी, वो बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प थी। वो कहते हैं हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे, हम बड़े ही आराम से सुकून के साथ शांति प्रिय ढंग से, यानी बड़े ही हम बिना किसी हर हम बिना लड़ाई के ही आप सरकार में होते हुए भी, भले आप सरकार चला रहे हैं और हम पर शासन कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका, आपकी नीयत और आपकी नीति गलत है, इसलिए हम आपका नहीं तो भरोसा करेंगे, नहीं आपकी बातों को मानेंगे और नहीं हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, यानी कानून को भी नहीं तोड़ेंगे। और कानून को तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे जिससे कोई अपराध ना हो। तो गांधी जी का बड़ा यह है कि वो था आरंभ कैसे किया जाए, यानी कि इस आंदोलन को शुरू कैसे किया जाए। सभी ने अवज्ञा को आजीजी के साथ आपके कानूनों को नहीं मानने का आंदोलन, यानी किस तरह का आंदोलन चलाया कि हम आपके कानून को मानेंगे भी नहीं और ऐसे नहीं मानेंगे, हंगामे करें, लड़ाई झगड़े करें। जब फैसिलिटीज भी नहीं थी, इतने जो थे संचार के माध्यम भी नहीं थे देश में, फिर भी देशवासी में उस टाइम उत्साह भी था, देशभक्ति भी थी और एक तरह से उनके अंदर देश को स्वतंत्र कराने की एक ज्वाला भी थी। तो वे बहुत कारगर साबित हो, परिस्थितियों के अनुकूल और जनता को प्रिय सिद्ध हो, वह जनता को भी वो चीज़ समझ में आए और उस जनता हमारे साथ हो, वो किस तरह किया जाए। तब महात्मा गांधी ने एक संकेत दिया, एक उन्होंने इशारा दिया। क्या दिया वो संकेत, इशारा? देखिए, एकाएक नमक एक रहस्यमय, एक बलवान शब्द बन गया। नमक जैसी तुच्छ वस्तु, जिसके बारे में बहुत ही सबने हमेशा सस्ता रहा है हमेशा, तो उन्होंने ऐसी चीज़ उठा, और जिसके बिना काम भी नहीं चलता रसोई का। खाना कोई भी आप बनाएँगे बिना नमक के, वो फीका लगता है और इतना महँगाई भी नहीं है, बहुत सस्ता है, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता। जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएँ जो हैं बहुत सस्ती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पानी है, बहुत सस्ता है लेकिन उसके बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पर आघात करने और कानून को तोड़ने का एक निश्चय किया। अंग्रेज़ों ने दरअसल क्या किया था, नमक पर एक टैक्स लगाया था और उनका नमक जैसी कुछ वस्तु जो बहुत ही गरीब से गरीब, अमीर से अमीर के लिए ज़रूरी है, गरीब का भी हांडी उसी से बनती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगाना दिया जाएगा क्योंकि वो हमारे देश में बन रहा है, तो हम टैक्स क्यों दें? तो इससे हम चकित रह गए और एक राष्ट्रीय आंदोलन का साधारण नमक से ठीक-ठीक मेल नहीं बैठा सके, क्योंकि नमक जैसी छोटी चीज़ को ही कैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल कर रहा है। इसके बाद गांधी जी की की वायसराय से लिखा पढ़ी हुई और नमक कानून भंग करने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ कूच आरंभ हुआ। गांधी जी ने एक लेटर लिखा, वायसराय को कहा कि हम देखिए नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं और हम उसे शुरू कर रहे हैं साबरमती आश्रम से दांडी तक जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए इस यात्री दल के रोज-रोज समाचार आते रहे, वैसे-वैसे देश के उत्तेजना फैलती गई। गांधी जी जहाँ जाते थे ना, वहाँ भीड़ का अंबार लग जाता था। लोग दूर-दूर से उनकी यात्रा में शामिल होने लगते थे।
मतलब कम जनसंचार माध्यमों के बाद भी, मतलब कम्युनिकेशन के बहुत कम उस टाइम सोर्सेस थे, उसके बाद भी जो फेस टू फेस एक दूसरे से जो पता चलता था वो बहुत मजबूत संदेश होता था। गांधी जी की यात्राओं के बारे में लोग खबर रखते थे, कब कहाँ क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई ना कुछ स्पेशल और बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और अंग्रेजों पे यही शक है जो एक लाठी के बल पर और सिर्फ एक सफेद खादी के कपड़ों में चलकर और देश का बहुत बड़ा उद्धार करने वाले हैं, और इनके साथ पूरा जनमानस लगा हुआ था। तो जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनके साथ लोग जुड़ते चले गए और संघर्ष अब बिल्कुल समीप आ गया था, बहुत करीब आ गया था। और इसका आरंभ प्रबंध करने के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस महासचिव की एक बैठक बुलाई गई। संघर्ष का नेता उसमें मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय वे यात्रियों के एक जत्थे के साथ समुद्र की ओर बढ़ रहा था। मतलब गांधी जी जो है समुद्र की तरफ जा रहे थे, वो प्रैक्टिकल थे गांधी जी, एक कर्म में विश्वास करते थे, कथन में नहीं, कहते थे जो कहो उसको करके भी दिखाओ। तो अंतिम तैयारी करने के बाद कांग्रेस महासमिति के सदस्यों ने अहमदाबाद में एक दूसरे से अंतिम विदा ली, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आगे हम कब और कैसे मिलेंगे, और कभी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता था, क्योंकि बहुत ही सब चीज़ बड़े गोपनीय रखी गई थी और कांग्रेस उसको संचालित कर रही थी। और कांग्रेस महासचिव के नए निर्देशों के अनुसार स्थानीय तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, और जैसा कि सरोजनी नायडू ने कहा कि जेल यात्रा के निमित्त, यानी जेल यात्रा के लिए अपने दांत साफ करके पुरुषों को तैयार रखने के लिए हम जल्दी जल्दी अपने अपने ठिकानों को भागे। यानी कि गांधी जी जो आंदोलन चलाते थे उसमें पूरा पूरे इसकी उम्मीद रहती थी, संभावना होती थी कि हमें जेल भी जाया जा सकता है, हमें अंग्रेज यातनाएं दे सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं। लौटते समय मैं और नेताजी और पिताजी गांधी जी से मिलने गए। यानी कि ये नेहरू जी अपने बारे में कह रहे हैं, मोतीलाल नेहरू के बारे में। मैं और मोतीलाल नेहरू जी किससे मिलने गए? गांधी जी से मिलने के लिए गए। और उस समय वो अपने जत्थों के साथ जंबूसर में थे। यहाँ हम उनके साथ कुछ घंटे रहे, जिसके बाद वे दल बल सहित खारे समुद्र की यात्रा में अगले पड़ाव की ओर चल दिए। यानी कि वो समुद्र की तरफ बढ़ गए, जहाँ से पानी लेकर और जमीन में खेतों में फैलाकर नमक बनाया जाना था। उस रूप में मेरे लिए उनकी ये अंतिम झलक थी। हाथ में डंडा लिए वे अपने अनुयायियों के आगे आगे, यानी कि अपने जो उनके मुरीद थे, जो गांधी जी के साथ चलने वाले हजारों लोग थे, वो उनके साथ साथ गांधी जी आगे मजबूती से आगे बढ़ने लगे और कदम बढ़ाते चले गए। और बड़ी मजबूती थी उनके कदम में, निश्चय ही, यानी कि यकीनन वो हृदय को, यानी कि दिल को हिला देने वाला दृश्य था, दिल को हिला देने वाली वो तस्वीर थी, वो उस टाइम का वो मंजर था। सन 1919 की घटनाओं की स्मृति में प्रतिवर्ष, यानी कि सन 1919 में जो घटनाएं हुई थी, यानी कि जलियांवाला बाग हुआ था, उसकी याद में हर साल सत्याग्रह दिवस से जलियांवाला बाग दिवस तक, यानी कि एक 1919 में जो अप्रैल में बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत से लोगों को मारा गया था अमृतसर में, जलियांवाला बाग में, उसकी हर साल बरसी मनाई जाती थी। राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता था। उसकी पहली तारीख 6 अप्रैल थी। उसी दिन गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून को भंग करना शुरू किया। उसी तारीख को उन्होंने चुना जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किया था जलियांवाला बाग। 3 या 4 दिन बाद सभी कांग्रेसी संस्थाओं को ऐसा ही करने और अपने अपने क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की अनुमति दे दी गई। कि कांग्रेस पूरे संचालित कर रही थी देश के स्वतंत्रता आंदोलन को, तो गांधी जी उसके अगुवा बने हुए थे, आगे आगे काम कर रहे थे। तो ये पूरे देश में फैला दिया गया कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोगों के द्वारा कि हमें पूरे देश में अंग्रेजों के इस कानून को तोड़ना है, ताकि हम उनको एक संदेश दे सकें अंग्रेजों को कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं और अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं। ऐसा मालूम होता था मानो सहसा, यानी कि अचानक बसंत छा गया हो। देश के शहर शहर, गांव गांव में नमक बनाने की चर्चा थी। नमक तैयार करने के लिए बड़े बड़े विचित्र ढंग काम में लाए जा रहे थे। जब कोई काम किया जाता है बड़े स्तर पर और जिसमें जनमानस जुड़ जाता है, आम पब्लिक जुड़ जाती है, तो उसमें पब्लिक तरह-तरह के उसमें तरीके निकाल लेती है, कैसे हम उस काम को अच्छी तरह अंजाम दें। इस संबंध में हम जानते तो बहुत ही कम थे, इसलिए जहाँ से संभव होता था वहीं से कुछ कुछ पढ़ पढ़ाकर, पर्चे-वर्चे बाँटकर वहाँ आदेश दे दिया करते थे। मतलब उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 आया था, तो बहुत लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जितनी भी लोगों को जानकारी मिल रही थी, वो एक-दूसरे को शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए, ऐसे कोविड फैलता है, ऐसे उसकी रोकथाम की जाती है। नई चीज़ थी, लेकिन जितनी भी मिल रही थी जानकारी, वो लोग बड़ी ज़िम्मेदारी से एक-दूसरे को तक पहुँचा रहे थे। वही स्थिति पूरी ये दांडी यात्रा के समय भारतीयों की थी।
हम बर्तन कढ़ाई इकट्ठा करते रहे और अंत में थोड़ा बहुत नमक तैयार करके ही लाते थे, मतलब नमक को तैयार कर ही लेते थे कुछ न किसी तरह। उसी को हम विजय के उन्माद में उठाए फिरते थे और ऊँचे-ऊँचे दामों पर नीलाम कर देते थे। उसी नमक को बनाते थे, फिर पब्लिक में नीलाम कर देते, उससे पैसे मिलते थे। तो एक तरह से पूरा माहौल बन चुका था देश को अंग्रेज़ों से भगाने का। वस्तु अच्छी बनती या बुरी, उसका कोई प्रश्न नहीं था, कैसा बना नमक, लेकिन असली काम मनहूस नमक का ना होने के बावजूद। तो हमें इस बात पर लज्जा आई कि जब गांधी जी ने पहल नमक बनाकर कानून को भंग करने का प्रस्ताव रखा था और उनसे संगठित रूप से काम करने के आश्चर्यजनक कौशल को देखकर स्तंभित रह गए। यानी कि आज हमें जनता को मुतासिर करने का जो उनका एक कलेक्टिव एक इकट्ठा करके जनता को ओ, एक ऐसा बड़े ही अनोखा जो तरीका था, जो उनका एक तरकीब थी, कौशल कहते हैं, कोई तरकीब, कोई कोई युक्ति है, कोई ऐसा हुनर, जो उनका हुनर था, वो हमें वाक़ई में ताज्जुब में डाल देता है, स्तंभित कर देता है। सन 1930 का वो साल नाटकीय स्थितियों और जोश दिलाने वाली घटनाओं से भरा हुआ था। हमें सबसे अधिक आश्चर्य गांधी जी की समस्त जनता से प्रेरणा और उत्साह भरने की विस्मयकारी शक्ति पर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1930 में जब महात्मा गांधी ने जोश दिलाने के लिए, जनता को जोश दिलाने के लिए जो कारनामे किए, हमें सबसे ज़्यादा जो ताज्जुब हुआ यानी कि आश्चर्य हुआ, वो जनता में प्रेरणा और उत्साह भरने की जो उनकी एक ताकत थी, जनता को कैसे गांधी जी जनता के नफ्स को पहचान लेते थे कि जनता क्या चाहती है और मुझे क्या काम करना है। तो वो सरल तरीके से उन्हीं की बात में, उन्हीं की भाषा में और उन्हीं के जज़्बातों के मुतासिर करने वाली बात को कहा करते थे। पूरे कौमी सतह पर जो उनकी एक तरीका था गांधी जी का, वो बड़े ही सुकून के साथ, बड़ी पुरअमन के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ सरकारी कानूनों को ना मानने का जो एक बहुत ही कारगर जो उनका एक ये आंदोलन था, वो काम कर गया था, वो साबित कर कर चुका था और देश भर में मित्रों, शत्रुओं दोनों के हृदय में ये मौन विश्वास उत्पन्न हो गया था। यानी कि दुश्मन और दोस्त दोनों के दिल में ये खामोशी से ये यकीन दहानी कर गया था कि हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की तरफ बढ़ रहा है। जो जनता में बहुत जोश पैदा हो चुका था उस टाइम। जो लोग आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे, यानी कि बहुत ही एक्टिव होकर जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे, उनमें एक विचित्र उत्तेजना भरी हुई थी। उनके अंदर एक बहुत ही अनोखी, उनके अंदर क्या जोश भरा हुआ था। ये उत्तेजना कुछ-कुछ जेलों तक में पहुँच गई थी और ये जेलों तक, गाँव तक, शहरों तक बात पहुँच गई थी कि अब हमें देश को आज़ाद कराना है। साधारण कैदी कहते थे, यानी कि एक आम कैदी कहा कहा करता था कि स्वराज आ रहा है और इस स्वार्थपूर्ण आशा में कि उससे उन्हें कुछ लाभ होगा और ये उनके अंदर एक लालसा थी, एक लालच था कि उससे हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। जब हमारा अपना कानून बनेगा, अपना देश आज़ाद होगा और हमारा सरकार होगी, तो हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। वे उसकी बेचैनी के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतज़ार कर रहे थे। जेल वाले भी बाज़ार की चर्चाओं को सुनकर ये आशा करने लगे थे, यानी कि उम्मीद करने लगे थे कि स्वराज निकट है, यानी कि देश स्वतंत्र होने की तरफ बढ़ रहा है। तो जेल के अंदर भी ये बातें पहुँच गई थी। तो ये पूरा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित ये नेहरू जी का पाठ है और इसमें भी बताया गया है कि गांधी जी ने किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर दांडी यात्रा की और उससे देशवासियों में जोश भरा। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। जैसे विस्मयकारी शब्द है, विस्मयकारी कहते हैं बहुत ही अ, आपको अनोखा ऐसा काम जो आपको एक ताज्जुब में डाल दे। उन्माद कहते हैं एक नशा, एक जोश। उत्तेजना भी जोश को कहते हैं। कौशल कहते हैं कोई हुनर और नाटकीय कहते हैं कोई ड्रामा तरीके से कोई बहुत ही ऐसा काम जो बहुत ही खेल के अंदाज में किया जाए, नाटक के अंदाज में किया जाए। और एक शब्द है उपयोगिता। उपयोगिता कहते हैं किसी की अहमियत। तो इन शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। इसके साथ आपको गांधी जी के जो ये आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस पर एक छोटा-सा आपको एक लेख लिखना है। ये कैसा आंदोलन था, कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया? तो जैसा भी पूरा पाठ में पढ़ाया गया है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है ये, अभी पाठ जो पढ़ा है आपने, इसमें कुछ जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएँ आई हैं, उनको छाँट कर लिखना है। संज्ञा आप जानते हैं किसी नाम को कहते हैं और नाम जो है यानी कि संज्ञा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति को कहते हैं, जातिवाचक किसी एक पूरी जाति कम्युनिटी, जैसे एक लड़का है, कोई भी लड़का हो सकता है, पुलिस है,
कोई पुलिस का बंदा हो सकता है, कोई बकरी है, कोई सी बकरी हो सकती है, जाति का जो बोध कराता है, वो भाव किसी न किसी कोई ऐसा जो गुण है, ऐसा कोई प्राकृतिक रूप रूप है, उसको हम जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन तीनों संज्ञाओं का जो शब्द इसमें आए हैं वो आप इसमें लिखने छाट-छाट कर। संज्ञा शब्दों की पद व्याख्या कीजिए। पद कहते हैं कि शब्द को, यानी कि संज्ञा के जो शब्द आए हैं उनको उनकी आपको व्याख्या करनी है, उसके बारे में बताना है कौन-कौन से शब्द आए हैं। तो पूरा ये पार्ट हो गया, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त।